आगे कहता है अकम्प्लेस। अकम्प्लेस को डिफाइन करते हैं कि जी पार्टनर इन क्राइम, गिल्टी एसोसिएट, ठीक है, या उसको सुल्तानी गवाह भी कहते हैं, इसको जो है वादा माफ गवाह भी कहते हैं, ठीक है, अकम्प्लिस पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। अब इसकी फिर वो सेक्शन 16 में कहा गया कि जी conviction is not illegal when it is when evidence is taken or when it taken on the sole evidence of accomplice। यदि accomplice की वाहिद accomplice की एविडेंस पे ही अगर कोर्ट सजा देती है तो वो सजा जो है इलीगल नहीं होगी, ठीक है। वो चाहे corroborate करे या ना करे वो भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एविडेंस उसकी corroborate करे या ना करे वो मैटर नहीं करता, बस अकम्प्लेस की एविडेंस पे एविडेंस वो हो सकती है, अकम्प्लेस की एविडेंस पे जो है वो सजा हो सकती है, एक चीज। दूसरा वो कहता है कि जी आपका 129 बी में बताया गया कि जी हाँ, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जी अकम्प्लेस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट अनलेस इज एविडेंस corroborate विद दी अदर एविडेंस। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जी वो जो कुछ भी कह रहा है वो सारा झूठ है, ठीक है, जब तक उसकी एविडेंस corroborate ना करे। तो वो प्रिजम्पशन है, वो आपका सेक्शन 16 जो है कंप्लीट क्लियर है कि जी कम्प्लेक्स की एविडेंस पे सजा हो सकती है और उसकी अकेले की एविडेंस पे जो सजा होगी उससे सजा होगी वो इलीगल नहीं होगी, ठीक हो गया। आगे कहता तो है सर आपका ये जो इसकी एविडेंशियल वैल्यू है इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव पीस ऑफ एविडेंस? मैडम कोऑपरेटिव क्यों है इसकी, देखें ना, कोऑपरेटिव देखें, कोऑपरेटिव क्या होती है, फिर मैं वो कहता हूँ कि जी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें, यही आपका अकम्प्लेस जो भी एविडेंस देगा वो उसकी सब्सटेंटिव एविडेंस होगी। इसको कल को कुल कोई एविडेंस दी हुई है तो उसके साथ आप कोऑपरेट कर सकते हैं, या बाद में कोई उसके खिलाफ उसकी फेवर में आ उसके अगेंस्ट में आ जाती है तो उसके साथ आप कोऑपरेट या कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। सर तो इसका स्ट्रेट आंसर क्या बनेगा जब भी क्वेश्चन फेट आता है यही कि है कि व्हाट इज द एविडेंशियल 200% इसकी वैल्यू ऑफ? एडमिसिबल है, इसकी एविडेंस एडमिसिबल है, ये इसका फेट है। ठीक है। इसकी मैडम एविडेंस एडमिसिबल है और इसकी एविडेंस पे सजा हो सकती है, और इसकी एविडेंस पे ही अगर कोई सजा होती है तो वो सजा इलीगल नहीं होगी। सेक्शन 16 क्लियर है, ठीक है। हाँ जी। आगे कहता है आपका कन्फेशन। कन्फेशन जो है वो एडमिशन और कन्फेशन की दोनों में सेम डेफिनेशन है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्या सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज कन्फेशन, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज कन्फेशन, या सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज एडमिशन, ठीक है। एडमिशन आपका 30 से 36 में है, कन्फेशन जो है 37 से 43 में है, ठीक है। और जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन है जो कोर्ट के सामने बयान देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है जो कोर्ट के अलावा किसी भी पर्सन को देते हैं, वो डॉक्टर को, पुलिस को, किसी आम पर्सन को, किसी भी पर्सन को देंगे कोर्ट के अलावा, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। ओथ ओथ जो है कि जी जो हम अल्लाह की कसम खा के जो एविडेंस देते हैं वो ओथ होती है, मतलब अल्लाह की कसम या किसी कुरान या बाइबल या गीता पे हाथ रख के जो एविडेंस देंगे उसको ओथ कहेंगे, ठीक है, उसको ओथ कहेंगे। आगे के क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन आप ना पढ़ें 132 में, तो उसमें बताया गया कि जी विटनेस में भी एग्जामिन, एग्जामिन की फिर आगे डेफिनेशन बताया गया, चीफ एग्जामिनेशन है, चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और आपका री एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन by party who call witness is called examination of chief, and examination by adverse party
वो क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन की अब डेफिनेशन बताता है कि री एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंट टू क्रॉस examination subsequent to cross examination is by the party who called witness। मतलब अपनी पार्टी, अपना वकील जब दोबारा क्रॉस के बाद क्वेश्चन करता है तो उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। री एग्जामिनेशन उस वक्त होता है जब क्रॉस में कोई नया फैक्ट आ जाए तो उस पे री एग्जामिनेशन की जाती है। री एग्जामिनेशन भी कोर्ट की परमिशन से होती है, कोर्ट की परमिशन से बगैर नहीं होती। सपोज के मिस तमीना ने दावा किया मिस इस पे मिस आयशा पे कि जी मैंने मिस आयशा से 10 लाख लेना है, ठीक है, मैंने मिस आयशा से 10 लाख लेना है, और मिस आयशा आके रिटर्न स्टेटमेंट देती हैं कि जी नहीं नहीं मैंने कोई नहीं देना। अब एविडेंस हो रही थी क्रॉस उस पे मिस मतलब वो चीफ हुआ मिस तमीना पे कि जी हाँ जी 10 लाख लेना है, कहती है हाँ जी 10 लाख लेना है। मिस इस पे क्रॉस हुआ, क्रॉस के दौरान मिस तमीना कहती है कि जी नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि 2 लाख उसने फिर मुझे दे दिया था। अब ये नया फैक्ट आ गया, ना ही वो दावे में था ना ही जवाब दावे में था, तो फिर दोबारा इसका वकील इनसे कोर्ट से ज़्यादा लेके इसको क्लियर कर सकता है कि जी आपने 2 लाख नहीं लिया था, ये लिया था, कब लिया था, इस पे री एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। मतलब एविडेंस के दौरान अगर कोई नया पॉइंट आ जाता है तो उस पर री एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। आगे इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस, ये आपका 151 है। 151 बताता है कि जी और उसकी इम्पीचमेंट उसकी कैसे की जा सकती है। उसकी इम्पीचमेंट उसकी जो है उसकी फैमिली के बारे मतलब उसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उससे के कैरेक्टर पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और इसी तरह उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसकी जो है वो अगर पहले उसने कोई गवाही दी है तो उसको भी corroborate किया जा सकता है, या ये प्रूव किया जा सकता है कि जी इसने रिश्वत ले ली है, ये प्रूव किया जा सकता है, या इसका जो कोई पहले कोई स्टेटमेंट दी है तो उससे भी उसको इम्पीच किया जा सकता है। जैसे मिस आयशा ने एफआईआर करवाई, उसमें कहा कि जी मेरे 5 तोला सोने चोरी हुए हैं, फिर 161 की स्टेटमेंट में कहती है कि जी नहीं मेरे 100 मेरे 7 तोले, मतलब 2 तोला ज्यादा बता देती है, 7 तोला चोरी हुई है, ठीक है। कल को ये एविडेंस देनी आती है ट्रायल में तो इनसे वही 161 की स्टेटमेंट के बारे में बात करके वो कह सकते हैं कि जी आपने एफआईआर में ये कहा, आपने 161 की स्टेटमेंट में ये कहा है, तो इससे भी इनकी क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है। मतलब इसकी उनकी बेईमानी बताई जा सकती है कि जी ये बंदा ट्रस्टवर्थी एविडेंस विटनेस नहीं है, ये झूठा गवाह है, ये झूठा गवाह है, ठीक है। अब इस पे ना खोसा साहब की एक जजमेंट आई है। वो पहले तो था कि जी वो कहता है कि जी जितनी विटनेस कोई आता है एविडेंस देता है तो जितनी सच बोल रहा है वो ठीक है, जितनी झूठ बोल रहा है वो झूठ उसका एक्सक्लूड कर देंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब अगर कहीं पे एक भी झूठ बोल देता है विटनेस तो उसकी एविडेंस वो शेक हो जाएगी, फिर उसकी एविडेंस पे रिलाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसकी एविडेंस पे रिलाई नहीं किया जा सकता। करेक्टर को ना आप देखें 69 की 69 आप ओपन करें तो उसमें डेफिनेशन बताई गई है करेक्टर की। करेक्टर की डेफिनेशन वो बताता है कि जी जो लोगों की आपके बारे में प्रिजम्पशन है, ठीक है, वो आपका करेक्टर है, ठीक है। आपकी रेपुटेशन या आपकी डिस्पोजिशन, करेक्टर इंक्लूड बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन बट एक्सेप्ट इन 68 एविडेंस में गिवन ओनली जनरल रेपुटेशन एंड जनरल एक्सेप्शन डज नॉट पार्टिकुलर एक्ट, ठीक है। आप देखें मिस आयशा सच बोलती है, मिस आयशा किसी से झूठ नहीं बोलती, मिस आयशा ने किसी को फ्रॉड नहीं किया, मिस आयशा ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो ये क्या है, ये इनकी जनरल रिप्यूट है, ठीक है, ये जनरल रिप्यूट है, तो ये इनका करेक्टर है, ठीक है, ये इनका करेक्टर है। ये करेक्टर की डेफिनेशन जहाँ पे ना आपको स्टैच्यू डेफिनेशन बता रहा है तो स्टैच्यू वाली डेफिनेशन को आपने लेके जाना है, उसी को प्रेफरेंस देनी है। बाकी अगर इधर उधर कोई है तो उस पर नहीं, स्टैच्यू की ही डेफिनेशन आपने पढ़नी है। अब वो कहता है कि जी जनरल रेपुटेशन, पार्टिकुलर नहीं जनरल, जो आप जनरली हैं,
पार्टिकुलर नहीं है। इससे पीछे आप चले जाएं आप 27 में, तो वो कहता है कि जी आपका 27 इंटेंशन की बात करता है, आपकी इल विल, आपकी इंटेंशन, वो बताता है कि जी उस पार्टिकुलर टाइम की इंटेंशन, उस टाइम आपकी क्या इंटेंशन थी, उस टाइम आपका क्या नॉलेज था, उस टाइम आपका क्या था। बाकी बाकी रूटीन में आपकी क्या इंटेंशन होती है उसको नहीं, वो जनरल और उसी पार्टिकुलर टाइम की, जिस टाइम अकरेंस हुआ है उस टाइम आपकी इंटेंशन क्या थी। ठीक है, वो 27 उसके अगेंस्ट है। क्लियर है यहाँ तक, किसी का क्वेश्चन हो तो। जी सर क्लियर है यहाँ तक। आगे था आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड 22 में बताया गया है। इस पे आप वो जजमेंट लिख लें, वो खोसा साहब की है। कौन सी है वो? PLD 219 2019, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 488 है। उस पे ना डिटेल्ड बताया गया है जजमेंट का तरीका। अगर वही आपसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन पे जी। आइडेंटिफिकेशन करते वक्त मजिस्ट्रेट को किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो इसको डिस्कस किया गया है इसमें। ठीक है, वो डिटेल्ड सर है। पेज नंबर कितना है? 428? नहीं 488। 88 कितना होता है सर? 4 मैडम 4 88। 488। अच्छा थैंक यू। सच चले, आपको तो चल गया है। दो हजार उन्नीस PLD 488 मेरा ख्याल है। हाँ यही है, सुप्रीम कोर्ट की है खुद सब, यही जजमेंट है। 488 से ही लिखा है। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 488। ये लैंडमार्क जजमेंट है। सही है, आप ग्रुप में शेयर करें। ये मैंने की हुई है, मैं दोबारा भी कर दूंगा। ठीक हो गया। चलें, इस पे वो डिटेल आपने ये लाजमी पढ़नी है। ठीक है, ये लाजमी आपने पढ़नी है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन पीरियड टोटली यही है, डिटेल जजमेंट है। ठीक है, और ये आपसे पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू में, आपसे ये पूछ सकते हैं यही आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बारे में। आगे है जी बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ है जी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में वही है कि जी आपका उस पार्टी ही हु अलेज मस्ट प्रूव इट, जिसने अलेज करना है उसने प्रूव करना है। ठीक है, और जिस पार्टी ने प्रूव करना होता है तो ये समझा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे है। ठीक है, सेक्शन 117 में बताया गया बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे है। आपका ना आप इश्यूज देखते हैं तो वो लिखा होता है OPP ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ, OPD ओनर्स टू प्रूव ऑन डिफेंडेंट। ठीक है, ठीक है। मिस तमीना ने दावा किया कि जी मैंने 5 लाख लेना है मिस आयशा से, तो इशू फ्रेम किया जाएगा कि जी वाइदर प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू गेट टू रिकवर 5 लाख फ्रॉम डिफेंडेंट। एक ये OPP आ जाएगा, उसने प्रूव करना है कि क्या आपका राइट बनता है या नहीं। इसी तरह फिर एक दावा और इशू फ्रेम कर देंगे कि जी वाइदर द सूट इज लेबल टू डिसमिस टाइम बार्ड, या
false and frivolous, ये मिस आयशा जवाब देंगी तो इन्होंने कहना कि जी मैंने कोई 5 लाख नहीं देना, ये दावा ही झूठा है। तो उनका एक इशू फ्रेम कर देंगे, ये whether the suit is liable to dismiss, ठीक है, being false and frivolous। तो ये और डिफेंडेंट, तो ये प्रोडक्ट ओपीडी आ जाएगा, डिफेंडेंट पे आ जाएगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या है? सबसे पहले तो आपने देखना है कोर्ट देखती है रेलिवेंसी, ठीक है, कोर्ट देखती है रेलिवेंसी, रेलिवेंसी आपका 69 तक रेलिवेंसी चलती है, तो फिर आगे आ जाती है एडमिसिबिलिटी, ठीक है, फिर आ जाती है एडमिसिबिलिटी। अब एक फैक्ट रेलिवेंट है तो फिर देखा जाएगा कि एडमिसिबल भी है या नहीं है। अब डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है लेकिन वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है या वो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है। डॉक्यूमेंट एक फैक्ट रेलिवेंट है लेकिन वो जो है आपका एक सेक्शन 9 में आ रहा है, तो वो एडमिसिबल ही नहीं होंगे, ठीक है। जो 4 से 14 में आते हैं वो डॉक्यूमेंट हो या एविडेंस हो, वो एडमिसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एडमिसिबिलिटी होती है जो आपका एविडेंस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए वो एडमिसिबल है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती, फाइल का हिस्सा नहीं बनती, वो आपका एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी एडमिसिबिलिटी के लिए भी वो देखा जाता है, सेक्शन 18 को आपने ज़हन में रखना है कि जी एविडेंस जो दी जाएगी वो क्वेश्चन फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट पे दी जाएगी, फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट, और वो सबसे पहले देखा जाएगा कि जी वो जो आप एविडेंस दे रहे हैं वो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद कोर्ट देखेगी कि जी ये आया कि एडमिसिबल है या नहीं है, ठीक है। प्रिजम्पशन की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई, प्रिजम्पशन का प्रिज्यूम का बताया गया है कि जी कोर्ट इन फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकती है, इन फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकती है जो कि आपका मैंने बताया 2, 6, 7 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, 8 और 9 में प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, और कंक्लूसिव प्रूफ उसके बारे में वो बताया गया है। प्रिजम्पशन कोर्ट कुछ फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर सकती है, जैसे 129 में बताया गया कि जी कोर्ट देखेगी, मतलब फैक्ट्स को देख के कोर्ट देखेगी कि जी हाँ ये हो सकता है, प्रिज्यूम कर सकती है कि जी ये ऐसा पॉसिबल है या ये हो सकता है, ठीक है। आगे आपका आ जाता है डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस है जो आप देखते हैं, जैसे डेड बॉडी पड़ी है वो डायरेक्ट आपका डेड बॉडी पड़ी है, या बंदा जो देखता है वो आके एविडेंस देता है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। अब बंदा सपोज के मिस आयशा ने फायरिंग की आवाज़ सुनी, वो आके एविडेंस देगी, डायरेक्ट एविडेंस है। मिस आयशा ने खुद देखा कि जी मिस्टर ए का मर्डर हो रहा है, वो आके एविडेंस देती है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। अब डायरेक्ट एविडेंस की एक्सेप्शन में आ जाता है सेक्शन 19 और सेक्शन 46। 19 और सेक्शन 46 मिस आयशा गुजर जाती हैं और वो स्टेटमेंट देती है मिस तमीना को, तो मिस तमीना उनकी स्टेटमेंट आके बताएगी, तो ये क्या होगी? डाइंग डिक्लेरेशन, ये इनडायरेक्ट एविडेंस होगी। या फिर वो रेस जस्टाई में आ जाता है, रेस जस्टाई फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग दी मेन फैक्ट्स, फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग दी मेन फैक्ट्स सेक्शन 19 में बताता है रेस जस्टाई फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग दी मेन फैक्ट। उसमें वो कहता है कि जी डकैती हुई उसकी, वो ना आपको रजिस्टर का एक डॉक्यूमेंट है वो आपको भेजूंगा। डकैती हुई तो वो बैंक में, तो एक बंदा कह रहा था कि जी बैंक लूट गया, बैंक लूट गया, बैंक लूट गया, और उसको एक बच्चा सुन रहा था। बाद में वो बंदा जो कह रहा था कि जी बैंक लूट गया वो गायब हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। तो जो बच्चा जिसने सुना है उस बंदे को, वो आगे कोर्ट को एविडेंस देगा, तो वो उसकी इनडायरेक्ट एविडेंस होगी जो कि जस्टिफाई में आएगी, वो फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग दी मेन फैक्ट्स जो कि 19 में बताया गया, सेक्शन 19 में। आ गया जी आपका रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट है जो आपके फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड हो, फैक्ट से कनेक्टेड विद रेलिवेंट फैक्ट एंड इशू, वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। सर ये ओरल एविडेंस 71 वाले होंगे सारे? सारे 71 वाले मैडम, ठीक है, 71 वाली है बस।
आगे प्लीएफ अली भाई है कि समवेयर एल्स। ठीक है, समवेयर एल्स के आप कहते हैं कि जी मैं उस अक्रेंस प्लेस पे मौजूद ही नहीं था, मैं उस अक्रेंस प्लेस पे मौजूद ही नहीं था। ठीक है, आगे कहता है आपका प्रिजम्पशन और परमिशन और आगे वो ऑब्लिगेटरी प्रिजम्पशन। ऑब्लिगेटरी का वही शैल प्रिज्यूम वाले जो मैंने आपको बताया कि जी वो 95 से 98 तक और फिर आगे 100 फिर 121 और बाकी जो है परमिसिव प्रिजम्पशन में प्रिज्यूम का है वो 91 है और 90 91 इसी तरह मैंने आपको लिखवाया है। कहता है कि जी व्हेन अ चाइल्ड अप टू इयर्स में बी कॉम्पिटेंट, 2 साल का बच्चा कब कॉम्पिटेंट हो सकता है, उसका वही फार्मूला हमने सेक्शन 3 का लिखना है कि जी कॉम्पिटेंट कौन है, कॉम्पिटेंट कौन है वो कहता है हु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर। ऐसा गवाह जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करता है और रैशनल आंसर देता है वो आपका कॉम्पिटेंट विटनेस है। मिस तमीना साहबा, मैडम आप आपके हाथ में इस वक्त क्या है, पेन है जी या सर। पेंसिल है? आपके आपने बुक ओपन की हुई है या नहीं की हुई? नहीं, मैंने नहीं की। बुक ओपन नहीं की हुई। अब देखें, अब क्वेश्चन किया है मिस तमीना को कि जी आपने बुक ओपन की हुई है नहीं, तो उनको पता चल गया कि जी मैं एक बुक जो कि यूएसओ की बात कर रही हूँ, वो क्वेश्चन उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, फिर उन्होंने रैशनल आंसर दिया है कि जी नहीं मैंने बुक नहीं बुक की। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी नहीं सर ने खाना नहीं खाया, ये जो उसका कोई दूसरा आंसर नहीं दिया, तो ये कॉम्पिटेंट है। यही बच्चे के साथ है, ये लुनेटिक के साथ है, यही हर पर्सन। आप ना सेक्शन 3 आर्टिकल 3 पढ़े, वो कहता है कि जी ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तमाम दुनिया के जितनी भी पर्सन हैं वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई हैं अगर 2 कंडीशंस हैं, इफ दे अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर, अगर वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं रैशनल आंसर देते हैं तो। इसी तरह वो माइनर है या लुनेटिक है, कोई भी पर्सन है, उस पर यही फार्मूला है, अगर वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करता है रैशनल आंसर देता है, वो 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, 5 साल का है, 1 साल का है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी यही है। स्टार विटनेस है हुज सोल एविडेंस इज सफिशिएंट टू फॉर कन्विक्शन। स्टार विटनेस जैसे इंजर्ड विटनेस, ये स्टार विटनेस होता है। आगे ये पॉकेट विटनेस है, सच मुझे नहीं मिला, पता नहीं पॉकेट विटनेस क्या है। आगे जी आपका चांस विटनेस हुज एविडेंस एज ऑन दी प्लेस इज बाई चांस, जो अचानक वो अकरेंस प्लेस पे आ जाता है। आपका वज टक्कर का एविडेंस कौन है? वज टक्कर वो है जिसको जो अक्यूज्ड बाद में मिलता है अकरेंस के बाद। ठीक है, अ विटनेस मेट बाई विटनेस आफ्टर विटनेस मेट बाई विद अक्यूज्ड आफ्टर अकरेंस, अकरेंस के बाद जो विटनेस जिससे मिलता है वो विटनेस वज टक्कर का होता है। और डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ, एविडेंस एंड प्रूफ का एविडेंस क्या है? एविडेंस की तो डेफिनेशन पीछे आप देखें तो 2E है, 2B है मेरा ख्याल है, उसमें बताई गई है कि जी एविडेंस क्या है? स्टेटमेंट गिवन टू कोर्ट, वो एविडेंस है। जो स्टेटमेंट हम एविडेंस जो स्टेटमेंट हम कोर्ट को देते हैं वो एविडेंस है। वो स्टेटमेंट आपकी डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, वो आपकी आपका वो वही आपकी स्टेटमेंट जो है वो आप ओरल देंगे तो आपकी ओरल एविडेंस है, और डॉक्यूमेंट की शेप में देंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब प्रूफ का फार्मूला क्या है? प्रूफ का फार्मूला वही आपका जो 2(4) में है और 2(5) और 2(6) में है। 2(4) में क्या है कि जी फैक्ट प्रूव्ड कब होंगे कि जी व्हेन ए सेड फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when after considering the matter before court before it court either believe it exists or consider its existence so probable uploaded man ought under the circumstances
ऑफ पार्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन दिस पोजीशन अगर जी एक फैक्ट जो कोर्ट को लगता है कि जी ये एग्जिस्ट हो सकता है, और इसी तरह एक प्रूडेंट मैन भी को भी यही लगता है कि जी ये फैक्ट ऐसा है, तो ये समझा जाएगा कि फैक्ट प्रूव है। आप देखें मिस आयशा कहती है कि जी मिस तमीना से मैंने 5 लाख लेना है। इसी तरह मिस आयशा के साथ मिस महविश अस्मा भी कहती हैं कि जी बिल्कुल मिस आयशा सही कह रही है, मैं भी कहता हूँ कि मिस आयशा सही कह रही है, और कोर्ट को भी लगता है कि जी मिस आयशा सही कह रही है, तो ये समझा जाएगा कि जी फैक्ट प्रूव्ड है। ठीक है, तो प्रूव और एविडेंस और प्रूव बहुत फर्क है। एविडेंस जो कोर्ट को हम देते हैं वो एविडेंस रेलिवेंट हो सकते हैं, इरेलीवेंट हो सकती है, वो एविडेंस हम सच भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं, वो एविडेंस कुछ भी हो सकती है। अगर उसके बाद वो कोर्ट देखेगी कि जी वो जो एविडेंस दी है उससे वो मुतलका फैक्ट प्रूव हो रहा है या नहीं, उसके लिए वो फार्मूला 2 कोड में बताया गया है। तज़कियल शोध वो आपका बताता है कि जी तज़कियल शोध क्या है कि जी आपका तज़कियल शोध है कि जी वो विटनेस हु नॉट कमिटेड अ मेजर सिन। ठीक है, तज़कियल ऐसा विटनेस जिसने कोई मेजर सिन ना किया हो, गुनाह कबीरा ना किया हो, मतलब उसने रेप जिना वगैरह ना किया हो। ठीक है, तो वो विटनेस को कहते हैं कि जी वो तज़कियल शहूद पे पूरा उतरता है। प्रिविलेज है कि जी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रिविलेज कहाँ पे दी गई है, 4 से 14 तक दी गई है, 4 से 14 के तक दी गई है। अब सेक्शन 4 में बताता है कि जी मजिस्ट्रेट या जज अपने कंडक्ट के बारे में किसी को नहीं पूछ सकते। मजिस्ट्रेट ने मेरी बेल नहीं ली तो मैं मजिस्ट्रेट से ये नहीं पूछ सकता कि जी आपने मेरी बेल क्यों नहीं ली, मैं ऊपर जा सकता हूँ। हाँ, इसकी जो जिसके सबऑर्डिनेट है वो उनसे पूछ सकता है। तो सेक्शन 4 कहता है कि जी कोर्ट जो है अपने कंडक्ट के बारे में कोई बंदा उसको कंपेल नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट या कोर्ट को कि जी वो अपने कंडक्ट के बारे में बताए। ठीक है, कंडक्ट वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, उनकी जो जिसके सबऑर्डिनेट है वो उनसे पूछ सकती है। ठीक हो गया। आगे कहता है अ पर्सन मैरिड कैन नॉट बी फोर्स्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन वेयर इट इज एक्सेप्शन। हाँ, वो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। हाँ, कंपेल उस टाइम किया जा सकता है जब वो दोनों कंसेंट दे दें या फिर वो कोई केस उनसे अलहदा किसी के बारे में हो। ठीक है, अपनी मैरिज के बारे में मियाँ बीवी अपनी मैरिज के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी मैरिज मतलब एक हस्बैंड बाहर डकैती करके आता है, मर्डर करके आता है, आके अपनी बीवी को बताता है, तो बीवी उसके बारे में किसी कोर्ट को एविडेंस नहीं दे सकती। ठीक है, उसके बारे में कोर्ट को एविडेंस नहीं दे सकती। हाँ, उसकी एक्सेप्शन है कि जी अगर खुद कंसेंट दे दें फिर वो एक्सेप्शन में आ जाता है, फिर वो एविडेंस दे सकती है। अब जो 4 से 14 है ना, 4 से 14 एक तो कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती, और कोई बंदा एविडेंस देने आता है तो उनकी एविडेंस भी एडमिट नहीं करेगी। ठीक है, उनकी एविडेंस भी एडमिट नहीं करेगी। सपोज के एक वकील है, वकील अपने प्रोफेशन के बारे में एविडेंस नहीं दे सकता। जैसे मेरा एक केस है, मैं केस लेता हूँ और वो आपके केस के बारे में मुझे बताता है कि जी मैंने ही मर्डर किया है, मैं कोर्ट मुझसे नहीं पूछ सकती कि जी उसने आपको क्या कहा है, मुझसे नहीं पूछ सकती। और मैं खुद आके कोर्ट को बताना चाहूंगा जी ये सच है, तो कोर्ट मेरी एविडेंस ही नहीं लेगी। एक क्या है कि जी कंपेल नहीं करेगी, दूसरा अगर कोई एविडेंस देना चाहता है तो एविडेंस वो रिकॉर्ड भी नहीं करेगी। आगे कहता है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन कि जी वही आपका ड्यूरिंग मैरिज ऑब्जेक्ट ये है कि जी अगर वही बीवी की एविडेंस रिकॉर्ड करने लग जाएं तो हस्बैंड की एविडेंस रिकॉर्ड करने लग जाएं तो कई जो है वो घर तबाह हो जाएं। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन सच कोई ऐसा कोई देखा जाता है कि जी इसमें लेजिस्लेचर्स की क्या इंटेंट है। सर जी मैडम। सर ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि कम्युनिकेशन विच इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोजर इन लीगल प्रोसीडिंग्स। बिल्कुल सही है मैडम, बिल्कुल सही है, सही कह रही हैं, किया जा सकता है ऐसा।
अच्छा सर, और जो आपने आर्टिकल बताया है कि जो लॉयर की और क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन होती है उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो सर इसमें एक्सेप्शन भी तो आ रही है कि अगर कोई भी क्लाइंट ने कोई इन फ्यूचर कोई ऐसा डीड फॉर्मुलेट करवानी हो जो कि इलीगल हो, तो ये तो बीइंग अ लॉयर ही इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज इट। वो एक्सेप्शन में आ जाएगी। वो है, या मैडम कोई फ्रॉड की भी बात करता है, यही आप 9 देखें तो अगर कोई फ्रॉड कमिट करता है या फ्यूचर कोई क्राइम कर बात करता है तो उसको मतलब वकील कंफर्म कर सकता है। असल में यहाँ पे देखें मैडम, आप एडवोकेट हैं, आपको एक क्लाइंट आपके कहता है कि केस देता है और आपको बताता है कि जी मैंने ही मर्डर किया लेकिन आपने मुझे बचाना है, ठीक है। तो उसकी जो भी उसने स्टोरी आपको नरेट की है अपनी उसी आपके एम्प्लॉयमेंट में, तो वो आप आगे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अगर आप बताती भी हैं तो फिर भी कोर्ट आपकी बात वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगी। एक्सेप्शन फिर उसकी ठीक है। सेक्शन 11 में भी आ जाती है कि जी हाँ, आप पार्टी खुद वकील को बुला ले और कोई बता दे कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट बता दे तो उस हद तक वो पार्टी एविडेंस दे सकती है। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन मैडम? नहीं सर, थैंक यू। चलो आगे जी आपका अफेयर ऑफ स्टेट। अफेयर ऑफ स्टेट भी उसी में बताया गया है आपका 112 में। आगे था व्हेन पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी फोर्स्ड टू डिस्क्लोज अ सर्टेन फैक्ट। सर्टेन फैक्ट भी पब्लिक सर्वेंट जैसे ये सेक्शन 4 के तहत आप किसी मजिस्ट्रेट को या इसको जज को नहीं फोर्स कर सकते कि जी वो आपको कोई फैक्ट डिस्क्लोज करे, उसी उसके कंडक्ट के बारे में नहीं पूछ सकते, ठीक है। उसके कंडक्ट के बारे में भी आपने उससे नहीं पूछ सकते। आगे कहता है कैन अ विटनेस रिफ्यूज टू आंसर नो। कोई सेक्शन 15 कहता है कि जी कोई भी विटनेस इस पॉइंट पे कि जी अगर वो जवाब देगा तो उसको सजा हो जाएगी, वो मुजरिम बन जाएगा, तो उससे वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, सेक्शन 15 कहता है। लेकिन उसी सेक्शन 15 में बता दिया गया है कि जी हाँ, अगर कोई ऐसी एविडेंस देता है जो लगता है कि जी झूठ बोल रहा है तो उसको उसी टाइम अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, उस पर फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग हो सकती है, कल को वो फॉल्स एविडेंस प्रूव हो जाती है तो देन उसको अरेस्ट डिटेंशन किया जाएगा। लेकिन उसी टाइम जिस टाइम एविडेंस दे रहा है वो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 15 के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर नो है। आगे कहता है व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल विटनेस कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मेकिंग आंसर फॉर इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। इसकी फिर वो एक्सेप्शन 342 में आ जाती है, ठीक है। 342 में विटनेस झूठ बोले सच बोले जो मर्जी करता रहे, जो मर्जी करता रहे, उस पर प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। उस पर प्रोसिक्यूशन उस वक्त होती है जब वो 340(2) के तहत आता है, जब ऑन ओथ एविडेंस देता है तो फिर उस पर फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग हो सकती है और उसको सजा भी हो सकती है। और इसकी अगर वो देता है तो फिर 342 में उसको कोई सजा नहीं होगी। ये इसकी एक्सेप्शन है। आगे था ऑन द बेसिस ऑफ जनरल रूल अकम्प्लिस टेस्टिमनी इज रेलेवेंट विदाउट corroboration। सर ये जो सर एक्सक्यूज मी सर, सर इसको दोबारा बताएंगे। मैडम जनरल रूल है कि जी ये जनरल रूल है कि जी आप एक क्वेश्चन आंसर देते हैं, ठीक है। सेक्शन 15 देखें, सेक्शन 15 आपसे वो देखें मिस तहमीना पे 340 का 380 का चार्ज है, चोरी का चार्ज है, ठीक है। मिस तहमीना से पूछा जाता है कि जी आपने चोरी की है। अब मिस तहमीना को लगता है कि जी अगर मैंने सच बता दिया है तो मुझे जो है सजा हो जाएगी, तो इस बेस पे इनको कोई प्रिविलेज नहीं है कि जी वो आंसर ना करें, ठीक है। इन्होंने आंसर करना है, ठीक है, इन्होंने आंसर करना है। ये जनरल रूल है, सेक्शन 15 कहता है। इसकी फिर एक्सेप्शन है कि जी हाँ, अगर वो कोई आंसर ऐसा कोई क्वेश्चन देता भी है तो 342 में वो कोई आंसर दे ना दे या अगर झूठ भी बोलता है तो उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, वो
142 में है। सर इसमें जो है वो QSO का 142 भी तो आ जाएगा ना, जहाँ पर विटनेस को कंपेल किया जाता है कि वो आंसर करे। नहीं मैडम 142 है कि जी उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट पे क्रॉस किया जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है बस। सर वो तो 140 है ना, मैं बात कर रही हूँ 142 के, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। आंसर देखें जब वो ऑन ओथ आएगा 340(2) के तहत, ठीक है 340(2) CRPC के तहत आएगा तो फिर कंपेल किया जाएगा। 342 में वो उसको कंपेल भी नहीं किया जाता, ठीक है सर। 342 के स्टेटमेंट में उसको कंपेल नहीं किया जाता। आगे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ विच रूल अ कॉम्प्लेक्स टेस्टिमनी इज रेलिवेंट विदाउट corroboration अंडर सेक्शन 16। कहता है कि जी ऑन द बेसिस ऑफ विच रूल कॉम्प्लेक्स रेलिवेंट विदाउट corroboration सेक्शन 16 के तहत ही है कि जी सेक्शन 16 क्या कहता है, कन्विक्शन कैन नॉट बी held illegal merely on the sole testimony of accomplice। accomplice only की एविडेंस पे सजा दी जा सकती है, सेक्शन 16 में बताया गया है। आगे कहता है व्हाट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 16 129 भी 16, तो कहता है कि जी accomplice की एविडेंस पे सजा दी जा सकती है वो उसकी सोल एविडेंस पे। आगे 129 भी है कि जी कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जी वो accomplice जो है एक झूठा गवाह है जब तक उसकी एविडेंस corroborate ना करे, मटेरियल पार्टिकुलर्स के साथ। ठीक है जब तक उनकी एविडेंस corroborate ना करे। जिनके माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। आगे कहता है व्हाट इज द एविडेंशियरी ऑफ वैल्यू ऑफ accomplice टेस्टिमनी, इसकी कंप्लीट एविडेंशियरी वैल्यू है, ठीक है ये आपकी इसकी एविडेंस पे सजा हो सकती है। आगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए वो सेक्शन आपका 19 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए है, और आगे 19वीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए है, वो आपका रजिस्टर है जो फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग द मेन फैक्ट्स, ठीक है फैक्ट विच एक्सप्लेन द मेन फैक्ट वो रजिस्टर आया जाता है, ठीक है रजिस्टर आया जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जी मिस्टर ए कहता है कि जी बैंक लूट गया और कल को मिस्टर ए नहीं मिलता, तो जिसने मिस्टर ए को सुना है जो कह रहा था कि जी बैंक लूट गया है, उसकी एविडेंस भी रिलायबल होगी, ठीक है उसकी एविडेंस भी रिलायबल होगी, ये इनडायरेक्ट एविडेंस में आ जाएगी। जस्ट है आपकी इनडायरेक्ट एविडेंस में आ जाता है। आगे आता है अंडर व्हाट आर्टिकल अब्सकॉन्डेंस ऑफ एक्यूज्ड इज रेलिवेंट। आप पढ़े ना अब्सकॉन्डेंस ऑफ एक्यूज्ड 512 और 47 47 QSO का 47 QSO का कहते हैं कि जी एक स्टेज पे जो आप एविडेंस देते हैं, ठीक है एक स्टेज